हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका रिवीजन डे 2। सर रिवीजन का खासा इंतजार था हमें, क्योंकि सर हमें पढ़ा तो था आपकी क्लास में, सच बता रहे सर, गॉड प्रॉमिस हमने अच्छे से पढ़ा था आपकी क्लास में, पर सब कुछ रफा दफा सब कुछ गायब हो चुका है दिमाग से। इसी रिवीजन की बेसिस पे सर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोर्स पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ से लिखी हुई चीज़ हम भूल गए। ऐसा लगता है ये कौन से जन्म में लिख दी थी मैंने, हमने हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई में लिखा हुआ है कुछ B2B B2C, हमें ये तक याद नहीं लिखा हुआ, याद नहीं आ रहा कि हमने लिखा था क्या। इसलिए हमें रिवीजन का काफ़ी ज़रूरत है सर, प्लीज़ पढ़ा दो। तो ठीक है, तुम्हारी ज़रूरतों को देखते हुए हम रिवीजन लेक्चर लाए हैं। आज अपना रिवीजन लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं अपन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्सेबल पर्सन। पहले मैं पढ़ाऊंगा टैक्सेबल पर्सन, फिर पढ़ाऊंगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। दो आपके गेट अपन ने कर लिए, कौन कौन से गुड्स का, गुड्स एंड सर्विस होती है, कौन कौन सी चीज़ गुड्स होती है या सर्विस होती है। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी चीज़ सप्लाई होती है। जीएसटी की दुनिया में टोटल 5 गेट से अगर 5 ट्रांजैक्शन में से कोई चीज़ बाहर निकल जाएगी, 5 गेट में से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बाहर निकल जाएगा तो अल्टीमेटली उस पर जीएसटी लेवी नहीं होगा। तो हमें 5 गेट में से जो जो उसके चैप्टर्स के नाम है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गुड्स क्या होती है, सर्विस क्या होता है, कौन सी चीज़ गुड्स एंड सर्विस नहीं होती है। अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ गुड्स या सर्विस ही नहीं होगी तो वो उस पर जीएसटी अल्टीमेटली लेवी नहीं होगा। फिर अपन ने सीखे सप्लाई की दुनिया। सप्लाई की दुनिया में अपन ने 3 सेक्शन किए, कौन कौन सा, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 में अपन ने 2 सेक्शन सीखे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। रीड विथ शेड्यूल 1। फिर अपन ने देखा शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 भी। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 क्या था सर अपना, 7 में अपन ने पढ़ा ABC टेस्ट पास हो जाएगा तो सप्लाई बन जाएगा। फिर देखा कि अगर वो ABC टेस्ट में सी फेल भी हो रहा है तो शेड्यूल 1 में RBI की एजेंसी अगर चीज़ें होंगी, इन 4 ट्रांजेक्शन में से कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया तो वो विदाउट कंसेशन होते हुए भी क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। सेक्शन सबसेक्शन 2 में अपन ने सीखा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसेशन क्या होती है, चाहे फॉर बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, दोनों ही केस में क्या बन जाता है, वो सप्लाई बन जाता है। फिर RBI की एजेंसी क्या फुल फॉर्म थी सर, R से रिलेटेड पर्सन था। अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा और पैसा नहीं भी आएगा जाएगा तो भी इस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। B में था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, ऐसी कोई बिजनेस की एसेट जिसपे कभी आप बिजनेस में लेके आए थे और आपने उस बिजनेस में आते वक्त उस पर ITC भी बिजनेस की बुक में छड़ाई थी, क्लेम की थी, और अब जाके आप उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होने से पहले, जैसे कि मान लो एसेट की 5 साल, कैपिटल गुड्स की कितनी मानी जाती है, 5 साल खत्म होने से पहले वो घर दुकान पे लगाया हुआ AC आप घर पे ले गए तो इस ट्रांजैक्शन को क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। और सप्लाई मानते ही क्या निकाल दिया जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है सर। और आई से आपने सिखाया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपने चार्ट बनाया था, चार्ट में क्या था, विदाउट कंसेशन में था, अगर बिजनेस के लिए होगा तो सप्लाई माना जाएगा और पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो सप्लाई ही नहीं मानेंगे। ठीक है सर, ये तो हो गया अपना शेड्यूल 1। और फिर सेक्शन 8 क्या था सर अपना, सेक्शन 8 सर आपने शायद तक पढ़ाया नहीं था, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया था तो अब रिवीजन का रिवीजन समझ लो। ऐसे है, सेक्शन 8 में अपन ने 2 चीज़ें सीखी थी कि मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या हो सकती है, या तो नेचुरली बंडल हो सकती है या फिर आर्टिफिशियली बंडल हो सकती है। अगर या तो वो कंपोजिट हो सकती है या उसको मिक्स भी बोलते हैं, बंडल को क्या बोलते हैं, मिक्स भी बोल सकते हैं। या तो कंपोजिट सप्लाई हो सकती है या मिक्स सप्लाई हो सकती है। कंपोजिट सप्लाई किस चीज़ को बोलते हैं, PNT। सर हर चीज़ की आपने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, तो हाँ, अगर PNT टेस्ट पास हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंपोजिट सप्लाई। सर PNT क्या है कि दो, जहाँ पे सर मिक्स होता ही क्या है, बंडल होता ही क्या है, बंडल वो होता है जहाँ पे, बचपन में एक स्टोरी सुनी थी ना, एक किसान होता है, वो अपने 4 बच्चों को बुलाता है, एक स्टिक देता है उसको, बोलता है तोड़ के दिखा, तो वो तोड़ देता है। फिर दूसरे बेटे को बुलाता है, दोनों उसको भी एक स्टिक देता है, बोलता है तोड़ के दिखा, तोड़ देता है। ऐसे चारों को एक स्टिक देता है, चारों तोड़ के दिखा देते हैं। फिर एक को बुलाता है, 4 स्टिक देता है, चारों को एक साथ जोड़ता है, बोलता है तोड़ के दिखा, फिर बोलता है नहीं टूटती। फिर दूसरे को बोलता है, दूसरे से भी नहीं टूटती। फिर बोलता है कि ऐसे ही अकेले अकेले रहोगे मेरे जाने के बाद। तो सुनी थी ना स्टोरी, याद है, इसलिए मिलजुल के रहना, मिलजुल के रहोगे तो बंडल रहेगा। तो वही बंडल आगे वापस आ गया। ठीक है, वही बंडल सर, वो तो बहुत अच्छे दिन थे सर, वो तो बहुत ही अच्छे दिन थे, कोई बात नहीं, वैसे दिन तो कोई बात नहीं, पर अभी भी अच्छे दिन ही हैं। ऐसा है कि बंडल सर्विसेज क्या है कि अगर आपकी 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स या सर्विस को बंडल कर दिया गया, एक साथ ला दिया गया, 2 से ज़्यादा गुड्स को या सर्विस को एक साथ ला दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं। अब वो बंडल नेचुरली बंडल है या आर्टिफिशियली बंडल है, ये देखा जाएगा। क्या बता रहे हो सर, कंपोजिट सप्लाई बता रहा हूँ, लिख के थोड़ा सा लिखा दोगे तो अच्छा सर, समझ में हमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है। कंपोजिट का नेचर है, PNT टेस्ट पास हो जाए तो वो कंपोजिट सब बंडल में माना जाता है, कंपोजिट सप्लाई में माना जाता है। कंपोजिट का मतलब है, आता तो दोनों किसके अंदर ही है, ये भी मिक्स के अंदर, बंडल सर्विसेज के अंदर ही आता है बंडल। अब बंडल में 2 हैं, एक तो क्या है आपका मिक्स है, दूसरा क्या है, कंपोजिट है। एक तो आपका मिक्स है, दूसरा कंपोजिट है। दोनों में किया गया बंडल ही किया गया, चाहे मिक्स हो चाहे कंपोजिट हो, दोनों में है तो बंडल ही। अब बंडल मतलब चाहे 2 गुड्स एक साथ में आए, चाहे 2 सर्विस साथ में आए, चाहे 1 गुड्स 1 सर्विस साथ में आए, या एक से अनेक भी आ सकते हैं।
मिनिमम 2 और ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो उसको बंडल बोलते हैं। अब पहले अपन चॉइस कर रहे हैं कौन सा, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का नेचर क्या है कि एक चीज़ जो बंडल है उसमें कोई एक चीज़ प्रिंसिपल नेचर की है, कोई एक चीज़ प्रिंसिपल नेचर की है। एन क्या है, नेचुरली बंडल, कोई जबरदस्ती बंडल नहीं किया गया। वो चीज़, वो गुड्स उस सर्विस के बिना आ ही नहीं सकता था, वो पर्टिकुलर गुड दूसरे गुड्स के बिना आ ही नहीं सकता था, वो पर्टिकुलर सर्विस दूसरी सर्विस के बिना आ ही नहीं सकती थी। मतलब जो चीज़ें इकट्ठी आई हैं वो उनका नेचर ही ऐसा है कि अकेली वो आएगी तो काम की ही नहीं होगी। जैसे कि आपको किसी का, आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली जिसमें कोई पुराना सा घर बना हुआ है, आपको उसको डिमोलिश करके, डिस्ट्रॉय करके नया घर बनवाना है, जिसको बोलते हैं ठंडा करके नया बनवाना है। तो आपको ठंडा करके नया घर बनवाना है, तो या तो एक तरीका है मजदूर लाओ, वो ले आएंगे अपने हथौड़े और लगे रहेंगे 5-10 दिन उसको तोड़ने में, और आपको लगा नहीं यार जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनवानी है, एक जेसीबी मशीन लाए और धम 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 जल्दी जल्दी तोड़वानी है। तो अब जब तुम जेसीबी मशीन लेने गए किराए पे, तो उसने बोला तुम्हें कि जेसीबी मशीन का किराया है 20,000 रुपये दिन का, चाहिए क्या? तुमने बोला 2 घंटे में काम हो जाएगा, जो काम 1 महीने में होगा वो काम 1 दिन में हो जाएगा, तो जेसीबी मशीन ले ही लेता हूँ, वहाँ पे लेबर को पैसे दूंगा, टाइम जाएगा अलग, तो जेसीबी मशीन ले ही लेता हूँ। तुमने बोला हाँ चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए। तो तुम जेसीबी मशीन क्या घर तक लाओगे, कैसे लाओगे? हाथी से रस्सियाँ से खिंचवा के? हाँ सर, वो खट्टा मीठा मूवी में रस्सियों से खिंचवाता, फिर रस्सी टूट भी तो गई थी, तो ड्राइवर तो चाहिए ही होगा। तो ठीक है सर, हम खुद बैठ जाएंगे, हमें कार वार चलानी आती है, तो मैं तो स्कूटी चलाने जैसा थोड़ी ना है वो जेसीबी मशीन चलाना। पहले बात तो उसको ड्राइव करके तुम्हें घर तक लाना पड़ेगा, फिर उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, वो कैसे कैसे काम करती है, कैसे कैसे फंक्शन करती है, तुम्हें थोड़ी ना पता है। उसके लिए एक टेक्नीशियन होगा, वो टेक्नीशियन भी तुम्हें लेना ही लेना पड़ेगा। उस जेसीबी मशीन के साथ तुम्हें उस टेक्नीशियन, वो ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर कह लो उसको, वो भी तुम्हें किराए पे लेना ही पड़ेगा। तो तुमने बोला ऑपरेटर भी साथ में चाहिए, तो उसने बोला ऑपरेटर के 2,000 रुपये दिन के अलग से हैं, ऑपरेटर के 2,000 रुपये दिन के अलग से, तो 20,000 रुपये तो किसके हैं? जेसीबी मशीन के हैं। 2,000 रुपये उस ऑपरेटर के, जिसको ड्राइवर कह लो, ऑपरेटर कह लो, टेक्नीशियन कह लो, उस 2,000 रुपये उसके हैं। तो यहाँ पे तुमने 2 चीज़ें किराए पे लिए, क्या क्या? एक दिन के 2 चीज़ किराए पे लिए, एक तो मशीन और एक ऑपरेटर। तो क्या ये चीज़ नेचुरली बंडल है या जबरदस्ती बंडल करी गई है? सर नेचुरली बंडल है। मशीन की, ड्राइवर के बिना मशीन कोई काम की नहीं है, और ड्राइवर को अकेले लाके भी क्या करेंगे, फिर तो मशीन ही नहीं है। तो ठीक है, तो दोनों चीज़ों को साथ में लाना ही पड़ेगा, दोनों चीज़ों को साथ में लाना ही पड़ेगा, इसलिए ये बंडल भी है और ये कंपोजिट भी है। कंपोजिट का क्या है कि एक नेचुरली बंडल है जिसमें एक चीज़ प्रिंसिपल है। तो सर प्रिंसिपल किसको बनाओगे तुम इसमें? प्रिंसिपल किसको बनाओगे बताओ? जेसीबी मशीन को बनाओगे या ड्राइवर को बनाओगे? सर प्रिंसिपल तो जेसीबी मशीन ही है, ड्राइवर तो साथ में आया है। तो प्रिंसिपल तो क्या है आपकी, जेसीबी मशीन है, ड्राइवर साथ में आया है, नेचुरली बंडल है, और टी से क्या आपका, टी से क्या है? 2 और मोर गुड्स या सर्विस। ठीक है, तो पीएनटी टेस्ट पास हो जाए तो आपकी बात फिक्स हो जाएगी कि वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। सर फर्क क्या पड़ता है वो कंपोजिट बने या मिक्स्ड बने? फर्क पड़ता है बच्चों। कंपोजिट अगर वो सप्लाई बनती है, अगर वो कंपोजिट सप्लाई बनती है तो उस पे प्रिंसिपल नेचर वाली का रेट लगेगा। अगर जेसीबी मशीन पे 5% लगता है रेट और ड्राइवर पे 28% लगता है, तो इस पूरे 22,000 रुपये पे सिर्फ 5% की रेट से टैक्स लगेगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है जीएसटी की रेट मशीन पे 18% हो और ड्राइवर पे 5% हो, तो प्रिंसिपल नेचर क्या है? मशीन पे क्या रेट है? 18%। तो पूरे के पूरे 22,000 पे जीएसटी की रेट 18% एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मतलब जो प्रिंसिपल नेचर पे, जो प्रिंसिपल गुड्स या सर्विस पे रेट अप्लाई होती है, वो पूरी की पूरी अमाउंट पे, बंडल पे अप्लाई हो जाएगी। अगर वो मिक्स सप्लाई होता, सर मिक्स सप्लाई क्या होता है? अब ये दिवाली के दिनों में या होली के दिनों में ऐसा होता है। ज़्यादातर तो इस देश में सबसे बड़ा त्यौहार तो दिवाली ही है। होली भी सेकंड बिग फेस्टिवल हिंदूज में अपना होली है, पर सबसे बड़ा तो दिवाली है। दिवाली के दिनों में क्या देखोगे आप दुकानों पे, जब बंडली आर्टिफिशियल बंडल करके कोई हैम्पर बना दी जाते हैं। सर हैम्पर, हाँ, जो तुम्हारे घर पे आते हैं, अभी तक तो दिए तो तुमने है नहीं ना, अभी तो सिर्फ आए हैं। सर हाँ, बड़े आए तो बहुत सारे हैं। उस हैम्पर में क्या आता है? कुछ तो बिस्किट्स वगैरह आ जाते हैं, बेकरी के बिस्किट्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ आपके ये नमकीन वगैरह आ जाती हैं, कुछ आपकी मिठाइयाँ वगैरह आ जाती है, कुछ आपके हो सकता है कि क्रैकर वैकर्स भी आ जाए, तो ऐसे करके कुछ चॉकलेट्स वगैरह आ जाती हैं। तो ऐसे करके एक नेचुरली बंडल करके एक चीज़ें, एक हैम्पर बना देते हैं। उस हैम्पर की रेट हो सकती है 500, 700, 1000, 1500, 2000, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे रिश्तेदार कितने अमीर हैं। जितना रिश्तेदार अमीर उतना अच्छा हैम्पर तुम्हारे घर पे आया होगा। सर कोई नहीं आया, कभी नहीं आया, है ना, तो देना शुरू करो, फिर क्या पता फिर आए। तो उस हैम्पर में ध्यान रखो, हो सकता है बिस्किट्स पे अगर तुम इंडिविजुअली लेते तो बिस्किट पे रेट क्या है जीएसटी की? 5%। चॉकलेट्स पे रेट हो सकती है 28%,
और नमकीन वेफर्स वगैरह पे रेट से हो सकती है 18%। तो कौन सी रेट अप्लाई करवाएं सर? आपने कंपोजिट में तो बता दिया, चलो प्रिंसिपल लगा दो, ना हायर लगाओ ना लोअर लगाओ ना एवरेज लगाओ, दोनों का कर दो, जो प्रिंसिपल रेट पे लग रही है वो लगा दो। अब इस नेचुरली बंडल में तो आपने प्रिंसिपल वाली लगा दी, आर्टिफिशियली बंडल सब चीजें अलग अलग बिक सकती थी ना, इसलिए आर्टिफिशियल बंडल बोल रहा हूँ। जबरदस्ती एक बंडल बनाया गया है, चाहो तो वेफर्स अलग बिक सकते थे, चाहो तो आपकी स्वीट्स अलग से बिक सकती थी, चाहो तो आपकी चॉकलेट्स अलग से बिक सकती थी। बेमतलब में इन्होंने एक हैम्पर बना दिया, इन चीजों को साथ में ला दिया, तो इसको तो आर्टिफिशियली बंडल ही कहेंगे ना। तो इस आर्टिफिशियल बंडल में कौन सी रेट अप्लाई करें सर? फिर अब हैम्पर की रेट तो पूरी की पूरी एक ही है, चॉकलेट की रेट से थोड़ी ना लिया है। सेलिब्रेशन ले लोगे तो हो सकता है अंदर 100 रुपए की चॉकलेट निकले और सेलिब्रेशन बेच दिया 150 का। तो ऐसे हैम्पर में चाहे माल हो 500 रुपए का, हो सकता है हैम्पर की रेट हो 100, 200, 800 रुपए। तो अब 800 रुपए पे जीएसटी की रेट तो लगानी पड़ेगी। कौन सी सर? 5% लगाएं, क्योंकि अंदर तो सारी रेटों का माल है, 5% वाला भी है, 12 भी है, 18 वाला भी, 28 वाला है, हाईएस्ट रेट वाला आप इसमें अप्लाई कर देते हो मिक्स्ड में। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो आपने अगर सेक्शन 8 नहीं पढ़ाया था गलती से तो मैंने पढ़ा दिया, और अगर पढ़ा दिया था तो इस पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो। चलो ठीक है सर, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो अपन ने पढ़ा अब तक सप्लाई, गेट नंबर 1 में पढ़ा गुड्स एंड सर्विस, गेट नंबर 2 में पढ़ा सप्लाई। सप्लाई में अपन ने 3 सेक्शन पढ़े, 2 सेक्शन पढ़े, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 अपन ने 3 शेड्यूल के साथ पढ़ा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में अपन ने क्या पढ़ा कि अगर फ्री ऑफ कंसेशन भी चीज़ होगी तो भी उसकी सप्लाई बन जाएगी, अगर वो आरबीआई की एजेंसी में से फॉल करी तो। शेड्यूल 2 में अपन ने देखा कि वो भाव तो बन गई है, भाव किसकी बनी है? गोरे की बनी है या काले की बनी है, मतलब वो सप्लाई तो बन गया है, गुड्स की भी सप्लाई बनी है या सर्विस की सप्लाई बनी है। ठीक है, सप्लाई तो बन गई है। शेड्यूल 2 में आ रहे हैं, मतलब सप्लाई तो चीज़ तो बन चुकी है, सप्लाई की टेस्ट तो वो पास कर चुका है। अब सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की, ये अपन टेस्ट पास कर रहे हैं। सर इस टेस्ट के लिए तो अपन ने आपने क्लास नंबर रिवीजन लेक्चर नंबर 1 भी बोला था कि गुड्स एंड सर्विस का गेट नंबर 1 तो देख लिया, अगर वो गुड्स था तो गुड्स की सप्लाई हुई, सर्विस था तो सर्विस की सप्लाई हुई। ये क्या कंफ्यूजन है सर? शेड्यूल 2 में तक क्यों ला रहे हो बात? सवाल तुम्हारा सही है, पर ऐसा है कि कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन रह गया था, जैसे कि रेस्टोरेंट। अब तक पूरी दुनिया को कंफ्यूजन था कि रेस्टोरेंट वाले गुड्स बेच रहे हैं। भाई पनीर की सब्जी ऑर्डर करी है तुमने रेस्टोरेंट में जाके, तुम्हारे दोस्त ने पार्टी दी है तभी तुम पनीर की सब्जी ऑर्डर करोगे, वरना तो भैया सिंपल दाल है ना सर, दाल। और तुमने बढ़िया बढ़िया ऑर्डर कर लिया, तुम्हारे फ्रेंड्स सीएमए बन गया तो पार्टी लेने जा रहे हो, तो तुमने बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऑर्डर कर लिया, तुम सोच रहे हो गुड्स हैं ये। नहीं बच्चों, सेक्शन शेड्यूल 2 में क्लियर कर दिया गया कि अब ये रेस्टोरेंट वाले जो बेचते हैं वो गुड्स नहीं बेचते, वो सर्विस बेचते हैं। इसलिए तो अलग से अगर वो सर्विस चार्ज लगा रहे हैं तो तुम उनका कान पकड़ लेते हो। पकड़ा है किसी बच्चे ने? भाई पकड़ लेना। जीएसटी की दुनिया में अगर ऐसा है कि अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा के आए, उसने तुम्हें पे सीजीएसटी एसजीएसटी नाम से बिल भी लगा दिया, जीएसटी भी टैक्स ले लिया और नीचे सर्विस टैक्स भी लगा दिया। किस बात का भाई? सर्विस चार्जेस किस बात के? तो ऊपर जो सीजीएसटी एसजीएसटी ले रहा है वो सर्विस के ही तो ले रहा है, तो अलग से सर्विस चार्ज किस बात के? सर ये अलग से सर्विस चार्ज लगाने का जो कॉन्सेप्ट है ना रिवीजन लेक्चर में, क्या मेरे पास लिमिटेशन होती है टाइम की, वरना मैं तो खूब डिस्कस करूं। पहले क्या है, कंफ्यूजन था। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि जीएसटी वाले, ये रेस्टोरेंट वाले क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और वैट और सीएसटी वाले क्या बोलते थे, नहीं ये तो गुड्स दे रहे हैं। तो वैट भी लग जाता था, सर्विस टैक्स भी लग जाता था, इसलिए रेस्टोरेंट पे दो टैक्स लगते थे। वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, इसलिए वैट के नाम से तो वैट लेते थे और सर्विस चार्जेस के नाम से तो सर्विस टैक्स ले लेते थे। अब वो एक प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, तुमको लूटने के लिए सर्विस चार्ज अलग से लिख देते हैं। बच्चों वो सर्विस चार्ज तुम्हें हरदम वेव कराना है, वो एक बारी में तुम्हारे कहते ही, अगर तुम्हारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गए हो, 8-10 का बिल आ गया है, क्योंकि 8-10 का बिल तो तुम्हारे तभी आएगा जब तुम 15-20 जने जाओगे, है ना। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली दुनिया है ना अभी तो तुम्हारी, तो 8-10 का बिल तो जब भी आएगा जब तुम 15-20 जने जाओगे। तो उस 8-10 के बिल पे हो सकता है 1,000 रुपये तक का सर्विस चार्ज हो, तो माफ़ करवा लेना, वो वेव करवा लेना। एक्चुअली उसने बेमतलब में लेवी किया है, ऐसा समझ में आ गया। शेड्यूल 2 समझ में आ गया। इसे शेड्यूल 2 में बताया था कुछ चीज़ें सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये क्लियर किया गया। शेड्यूल 3 में बताया गया नेगेटिव लिस्ट, जिसमें न्यू मैजिक WG लिकर वाले, ये जो इनकी एक हर एक की फुल फॉर्म है, तो ये क्या है, आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं होता। अब आ जाओ सर, अब आ जाओ, ठीक है, अब तक जो आपने पढ़ाया था समझ में आ गया। अब आ जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई पे। नहीं बच्चे, आज अपन प्लेस ऑफ सप्लाई पे नहीं आ रहे, पहले अपन पढ़ेंगे टैक्सेबल पर्सन। सर पहले वो क्यों, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है मेरे को रिवीजन लेक्चर आधे घंटा या पौन घंटे का ही मेरे को रिकॉर्ड करना पड़े, तो प्लेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन पक्का हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर नहीं हुआ तो मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता। प्लेस ऑफ सप्लाई की जब मैं कॉन्सेप्ट उठाऊंगा तो पूरा क्लियर करूंगा, बस इसलिए ही, सिर्फ इसी मजबूरी के चलते हुए मैं आपको टैक्सेबल पर्सन पहले करवा रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है, चाहे गेट नंबर 4 पहले कर लो, चाहे 3 नंबर पहले कर लो, अल्टीमेटली कोर्स पूरा करना है जैसे भी हो। ठीक है सर, अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, तो क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले 6 पहले अटेम्प्ट कर लिया है 4,
कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं? सर ये हमें बहुत सिखा दिया है, और वैसे भी हमने इंटर पास किया तो हमें पता है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को टिक पिक करना होता है। आप वापस से मत सिखाओ, कोई बात नहीं, मेरे पास तो पहली बार आए हो ना, मेरे को तो तुमसे मिलने का मौका, मेरे को ज्ञान देने का मौका तो पहली बार दिया ना तुम, तो मैं तो ये बात बताऊंगा। ऐसा है कि एग्जाम में कभी भी पहला क्वेश्चन फर्स्ट पहला नहीं करना है, कोई सीरीज से शेड्यूल सीरियल वाइज नहीं जाना है, आपको हरदम रिदम में आने के लिए है। आपने देखा है, क्रिकेट तो देखते हो, बैट्समैन को पिच पे सेट होने के लिए क्या कहना है, कुछ बॉलें खेल लेनी जरूरी है, उसके बाद वो रन बना लेगा। ऐसे ही तुम्हें एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, वो डर का माहौल दूर करने के लिए, एक तो पानी की बोतल साथ में लेके जानी है एग्जाम में। वो जो होता है ना, प्यास लगी सर मैं गो टू वाटर, वो रिदम टूट जाती है यार। 3 घंटे एक सीट पे बैठ के पेपर देना है, पानी की बोतल साथ में लेके जानी। क्या होता है सर, उससे स्ट्रेस रिलीज होता है। जैसे ही आप एक सिप ऑफ वाटर लेते हो, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। खाने का और स्ट्रेस का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। कभी स्ट्रेस में हो, कुछ खा लो, उससे थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। ऐसे पानी, आपको क्लास में कोई हार्ड क्वेश्चन लगा, एक सिप ऑफ वाटर लिया, वो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स कराएगा। बॉडी आपकी रिलैक्स रहनी चाहिए। हाइपर हो गए तो एग्जाम में दिक्कत हो जाती है इन बातों से, आते आते क्वेश्चन नहीं होते सॉल्व। तो इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, एक तो पानी की बोतल लेके जानी है, और इजी क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है। एकदम इजी क्वेश्चन को पहले इजी बॉल ले खेल लो, फिर आप पेपर में रम जाओगे, आपकी बॉडी एकदम रिदम में आ जाएगी। रिदम में आने के बाद वो हार्ड क्वेश्चन पे भी आपका फंक्शनिंग दिमाग करने लग जाएगा। ठीक है, अलग तरह से बताया ना मैंने, एक तो पानी की बोतल स्पेशल बताई और रिदम वाली बात बताई। रिदम से क्या होता है, एक ऑरा सेट हो जाता है क्लास में, एग्जाम सेंटर में, वो डर पैनिक का माहौल खत्म हो जाता है। इजी क्वेश्चन तो आता ही है आपको, इसलिए इजी क्वेश्चन पहले पिक करने हैं। हार्ड भी आता है, इजी भी आता है, तो कौन सा करना है, तो भी इजी पहले करना है। उससे क्या होगा, उससे हार्ड में गलती करने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इजी तो आप सही करोगे ही करोगे, हार्ड में गलतियां हो जाती है, इसलिए पहले इजी ही क्वेश्चन पिक करना है। पूरा पेपर आता है तो भी पहले इजी क्वेश्चन ही पिक करना है। ठीक है सर, टैक्सेबल पर्सन आ जाओ। टैक्सेबल पर्सन क्या है? टैक्सेबल पर्सन की लिमिटेशन है, फटाफट से बता देता हूं कि सर हमने कई बार मार्केट में ऐसा देखा है कि हमने दोस्तों ने बैठ के चाय की थड़ी पे बैठ के जब चाय पी, तो चाय की थड़ी वाले ने सिर्फ चाय के पैसे लिए। कितना भला आदमी है, 1 रुपये जीएसटी का नहीं लिया, है ना सर। हमने ठेले पे खड़े होकर डोसा खाया, 1 रुपये का जीएसटी का उसने नहीं लिया। पर जैसे हम थोड़ा सा, हमारा स्टैंडर्ड क्या रेज होता है, हम चाय पीने टपरी वाले रेस्टोरेंट में क्या चले गए, डोसा खाने किसी रेस्टोरेंट में क्या चले गए, ये लोग तो हमसे क्या है सर, गुड्स के पैसे, माल के पैसे तो लेते रहते हैं, मतलब चाय के पैसे तो, या गुड्स डोसा के पैसे तो लेते रहते हैं, एंड में सीजीएसटी एसजीएसटी नाम से टैक्स और ले लेते हैं। तो सर ये क्या हमें लूट रहे हैं? सर उस चाय की थड़ी वाले ने तो हमसे कोई तक का टैक्स नहीं लिया, कोई उस ठेले वाले ने तो हमसे कोई टैक्स नहीं लिया, पर ये रेस्टोरेंट वाले हमसे टैक्स क्यों ले लेते हैं? क्योंकि एक टैक्सेबल पर्सन का डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो रेस्टोरेंट वाला टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, वेयर वो रेस्टोरेंट, वो थड़ी वाला या ठेले वाला टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है, इसलिए वो आपसे जीएसटी नहीं लेता। अगर जीएसटी लेने का अधिकार किसी सप्लायर को नहीं है तो वो ले भी नहीं सकता, वो कलेक्ट कर भी नहीं सकता, फिर तो वो गलत कर रहा है। अगर वो कलेक्ट कर रहा है तो ऐसा है कि अगर पांचों गेट में से किसी भी गेट से बाहर निकल गया तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रही है, जा बेटा जा, जा सिमरन जा, तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं, जा तू जा, तेरा और मेरा कोई वास्ता नहीं, तेरे से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर वो पांचों गेट में से बाहर नहीं निकल पाया तो फिर होती है आपकी और डिपार्टमेंट की शादी। शादी का नाम क्या है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन। फिर लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो जिस आदमी के पास, जिस सप्लायर के पास रजिस्ट्रेशन है, उसी को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करेगा और सरकार को, जीएसटी डिपार्टमेंट को पहुंचाएगा। और जिसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो क्या मार्केट में झूठ बोल के टैक्स ले ले कि भैया आपको तो पता ही है कि जीएसटी की टैक्स लगता है, तो मैंने आपको माल बेचा है, चाहे मेरे पास रजिस्ट्रेशन है नहीं है, आपको माल बेचा, आपको तो जीएसटी के पैसे देने पड़ेंगे, और वो जीएसटी के पैसे अल्टीमेटली मैं खा जाऊंगा। तुम्हारा पैसा थोड़ी ना जो तुम खा जाओगे, वो पैसा अल्टीमेटली तुम सरकार के लिए कलेक्ट कर रहे हो। तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन इसलिए जाननी जरूरी हो जाती है। ये कंफ्यूजन कि सर नॉर्मल, हमने किसी बारिशों के मौसम आएगा जब कचौरी समोसे बहुत खाओगे, तो कचौरी समोसे अगर नॉर्मल किसी दुकान पे से खा लिया तो कोई जीएसटी नहीं, वही सुडानी से रावत से ले लिया तो उस पर जीएसटी। तो कब तो लगता है, कब नहीं लगता, सर आज क्लियर कर ही दो। तो वो है टैक्सेबल पर्सन। ऐसा है, 3 सेक्शन है अपने टैक्सेबल पर्सन वाले चैप्टर में, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24। 3 सेक्शन कर लेंगे तो आपका टैक्सेबल पर्सन कंप्लीट। बस इतना सा ही, 3 सेक्शन और आपका टैक्सेबल पर्सन शूट आउट खत्म। ठीक है ना, गोली मार के गिरा देंगे इसको। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 कहता है, नहीं, पहले सेक्शन नंबर 23 सीखते हैं। सेक्शन नंबर 23 बोलता है गेट आउट। यहां से 3 लोग कृपया मेरी क्लास से बाहर निकल जाए। नहीं, बाहर नहीं निकलना है। वो सेक्शन नंबर 23 बात कर रहा है कि नहीं 3 लोगों से,
मार्केट में सेक्शन नंबर 23 किन्हीं 3 लोगों से बात कर रहा है। मैं से बोल सकता हूँ आपको मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ, तुम तो शैतानी भी करोगे तो भी मैं बैठाए रखूंगा, डांट लगा दूंगा फिर बैठाए रखूंगा, ज़्यादा बैठाए रखूंगा। सेक्शन नंबर 23 3 लोगों को बाहर निकाल रहा है। किन किन 3 लोगों को बाहर निकाल रहा है सर? एक तो निकाल रहा है बच्चों एग्रीकल्चरिस्ट को। जल्दी जल्दी याद करो खुद से, रिवीजन में तो तुम दोबारा पढ़ने आए हो ना, चाहे तुमने पहली क्लास में से ली थी चाहे नहीं ली थी। क्या हो सकता है तुम्हारे कोई मेन सब्जेक्ट तुमने किसी और से ले लिया हो, सिर्फ रिवीजन मेरे को यूट्यूब पे देख के तुमको दिख गया हो, तुमने जीएसटी के रिवीजन डरते डरते से धूसते टाइप किया हो, कल पेपर है परसों पेपर है 1 महीने बाद पेपर है, धूज रहे हो, धूसते टाइप किया, जीएसटी का रिवीजन कहीं से मिल जाए तो, और मैं आ गया तुम्हारे पास। तो हो सकता है तुमने अभी तक मेरे से ना पढ़ा हो, फिर भी इतना तो कहीं से तो पढ़ा है। तो ये तो पता होगा कि 3 लोगों को कहीं तो पहली बार तो पढ़ा है, तो रिवीजन तुम्हारे दिमाग में भी चलता रहने चाहिए। मेरे से आगे भागना है तुम्हें, हाँ सर ये बात बोलने वाले हैं। कोई 3 लोग हैं जिनको जीएसटी ने बोला कि जाओ रफा दफा हो जाओ, तुमको तो किसी भी तरह का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। कौन 3 लोग हैं सर? पहला एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है सर? एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जो आपने जमीन पे फसल उगाता है वो होता है आपका एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब किसान। चाहे वो खुद उगाए, चाहे अपने बीवी बच्चों को बोले भाई तू उगा, फैमिली मेंबर्स को बोले है ना मेरे से तो मेहनत नहीं होती तू उगा, वो भी एग्रीकल्चरिस्ट हुआ। तीसरा, बीवी बच्चों ने मना कर दिया तो बाहर से लेबर रख के काम करवाया अपनी फार्म पे। जैसे कि आजकल एक मार्केट में एक टर्म चलती है, तुम समझते नहीं होंगे, उसको बोलते हैं बटाई। खेतों में चलती है बटाई। अगर बटाई पे काम करवाया, जैसे कि मेरे खेत में, मैं बता देता हूँ, बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है ये आजकल, तो बहुत जमींदारों के सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा होता था। सबके खेत खुद के नहीं होते भाई, अगर मैं फसल उगा रहा हूँ तो सबके खेत खुद के नहीं होते। कई बार क्या होता है, मेरे तो खेत है, बहुत बड़ी ज़मीन है मेरे पास, गांव का पुराना जमींदार हूँ, खेती वेती होती नहीं है, इतनी ताकत है नहीं शरीर में कि खेती करने उतर जाऊँ, है ना। तो मैंने क्या किया, अपनी ज़मीन पे किसी फार्म को लेबर को बोल दिया कि जितना उगाएगा आधा तेरा आधा मेरा, ज़मीन मेरी इसलिए आधा मेरा, मेहनत तू कर रहा है इसलिए आधा तेरा। तो क्या मैंने तो कुछ भी तरह की मेहनत नहीं करी, तो भी क्या मैं एग्रीकल्चरिस्ट हुआ? उस ज़मीन पर मैंने जो भी ग्रो किया, और वो जब मैं मंडी में बेचने जाऊंगा, मेरे आसपास कोई मंडी होगी, सपोज कर लो मेरा कोई कोटपुतली बटेरी जो भी गांव समझ लो, कोई भी वो गांव है मेरा, उस गांव में जो ज़मीन है, मैंने जो भी माल उगाया चाहे लेबर से उगवाया, उस माल को जब मैं हार्वेस्ट करूंगा, कल्टीवेट करूंगा और अल्टीमेटली पास की मंडी में बेचने जाऊंगा, तो उस पर क्या जीएसटी लगेगा? सर आप खुद एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आए नहीं आए, मतलब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आए, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। ठीक है सर। तो सेक्शन नंबर 23 में हमने सीखा कि एग्रीकल्चरिस्ट को कोई भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सर इतना तो आपने मेन क्लास में भी नहीं बताया था। हाँ, मैंने ऐसे बटाई वाला तो सिस्टम नहीं बताया था। तो एग्रीकल्चरिस्ट आपकी जीएसटी की दुनिया में नहीं आते, सेक्शन नंबर 23 में सबसे पहले से बाहर होते। दूसरे वो जो एक्सक्लूसिवली, अब वर्ड लगा रहा हूं क्या, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट में डील करते होंगे। एग्जेम्प्ट मतलब नील रेटेड, जीरो रेटेड नहीं होता, नील रेटेड तो एग्जेम्प्ट ही होता है। 3 तरह की एग्जेम्पशंस होती है। कौन कौन सी सर? एक तो होती है आपकी नील रेटेड, दूसरी होती है आपकी जिसको 100% एग्जेम्पशन दे दी गई है गेट नंबर 5 में, तीसरी होती है जो जीएसटी की दुनिया से ही बाहर है, जैसे कि टैक्सेबल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर, ये सब जो आपकी जीएसटी से दुनिया से बाहर है। तो ये क्या है, 100% एग्जेम्पशन नॉन टैक्सेबल है ना। तो जो भी नॉन टैक्सेबल में डील कर रहा है, जो भी नॉन टैक्सेबल में, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में जो भी पर्सन डील कर रहा है, जो भी सप्लायर एक्सक्लूसिवली 100% सप्लाई वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई ही करता है, उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर उसने 2 करोड़ की तो करी, 100 लाख रुपए की तो करी क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और 1 रुपए की, मात्र 1 रुपए की कर दी टैक्सेबल सप्लाई, तो क्या वो उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है? बिल्कुल हाँ, यस, उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली 100% सप्लाई उसकी नॉन टैक्सेबल ही होनी चाहिए, तो वो सेक्शन नंबर 23 में कवर होगा, अदरवाइज वो सेक्शन नंबर 22 में भाग जाएगा। ठीक है सर, 2% आपने बता दिए, एक तो एग्रीकल्चरिस्ट, दूसरा 100% टैक्सेबल, 100% नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तीसरा है बच्चा ऐसे सप्लायर जो सर्विस दे रहे हैं, जो वो सर्विस, गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं, उस पर सामने वाले पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है, उस पर सामने वाले पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। जब आरसीएम वाले चैप्टर पढ़ोगे तब उस पर कुछ सर्विसेज, आपकी कुछ अच्छी बात है कि आपकी सिर्फ सर्विसेज से रिलेटेड आरसीएम है, तो अपन सिर्फ सर्विस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कि एडवोकेट अगर किसी को सर्विस देता है और सामने वाला क्या है, बिजनेस एंटिटी है, अगर 2 एडवोकेट सबको सर्विस देते हैं, किसी का तलाक भी करा देते हैं, किसी का लाइसेंस भी छुड़ा देते हैं, है ना, और किसी की भगा के शादी भी करा देते हैं, और किसी को कंपनी को किसी जेल वेल हो गई तो उनको, जैसे नेस्ले कंपनी पे, अभी मैगी कंपनी पे बैन लग गया था, तो मैगी को वापस से मार्केट में चला भी दिया।
तो एडवोकेट तो सब लोगों को सर्विस देते हैं। तो किसी का तलाक करवाया तो हो सकता है पर्सनल लोगों को सर्विस, इंडिविजुअल को सर्विस दी हो। और जब नेस्ले कंपनी को काम प्रोडक्ट वापस चलवाया तो उन्होंने क्या करी है, एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है। तो जब एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं तो उस पर हरदम आरसीएम एप्लीकेबल होता है। सामने वाला आरसीएम में फंसेगा या नहीं फंसेगा ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। पर एडवोकेट को तो हरदम ये बोला है भाई तू तो जीएसटी की दुनिया से बाहर है, तू तो आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल है, तो मतलब तू तो बाहर है। तो सेक्शन 23 में हम ऐसे लोगों को भी बाहर निकाल रहे हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो मतलब एक एडवोकेट के पास क्या जीएसटी नंबर होता होगा? कभी नहीं बच्चों, कभी नहीं। एडवोकेट के पास जितने भी लॉयर बैठे हैं आप उन पे मतलब सर लॉयर बैठे हैं तो क्या हमारा लाइसेंस जब्त हुआ है अभी परसों ही, हेलमेट बिना पहने चला रहे थे शेकी में दोस्तों के साथ, तो हमारा पुलिस वाले मिल गए, उसने लाइसेंस जब्त कर लिया। तो अब जब हम उसको छुड़ाने जाएंगे एडवोकेट रखेंगे तो किसी बात की जीएसटी की बात होगी, धीरे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बात डिस्कस करूंगा मैं आरसीएम तक चैप्टर में। वैसे अभी बता देता हूँ आंसर इसका नो है। इस वाले ट्रांजैक्शन पे कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। तो मतलब मार्केट में इतने धड़ल्ले से 100, 1000, 1 लाख तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कहते हैं ना सागर में जितनी बूंद है उतने दुनिया में पैसे कमाने के तरीके हैं, तो कभी भी तो हार मानना मत। तो उसी तरह से जब इतनी तरह के तरीके हैं तो इतने तरह के काम धंधे हैं, तो इतने तरह के काम धंधों में से हर तरह पे हर बात पे जीएसटी लग रहा है क्या? नहीं नहीं, कि कोई बातें तो इन 5 गेट से बाहर निकल के अपने आप को जीएसटी से छुड़वा भी रही है। ठीक है, तो एडवोकेट ने भी अपने आप को छुड़वा ही रखा है। या तो सामने वाला आरसीएम में फंस जाता है तो फंस जाता है, फिर लग जाता है जीएसटी, और नहीं लगता तो फिर वो छूट जाता है। तो ऐसे 3% को बाहर निकाला कौन कौन? एग्रीकल्चरिस्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और आरसीएम बेसिस पे जो भी सप्लाई करता है, जिसपे सामने वाले पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स अप्लाई होता है, वो सप्लायर तो बाहर निकल गया। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 23 कवर हो गया। आगे चलो, रिवीजन है, तेज कराओ सर, पूरा कोर्स पढ़ा है अभी हमारा और एग्जाम पास में है। सेक्शन नंबर 24 तुम्हारे लिए स्पीड तेज करते हुए, सेक्शन नंबर 24 में ऐसे पर्सन की बात करी गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे कह के कि चाहे तुम्हारी टर्नओवर सिर्फ 1 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे लाख रुपए का हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर तुम्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेक्शन नंबर 23 में तो चाहे कितने का टर्नओवर हो, चाहे 5 करोड़ का हो, चाहे 500 करोड़ का हो, चाहे 1 रुपए का हो, नंबर जीएसटी नंबर लेना ही नहीं है। और यहाँ पे चाहे 1 रुपए का टर्नओवर हो, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई? अभी मार्केट में 50 रुपए की चीज खरीदी और जीएसटी नंबर ले? हाँ भाई हाँ, यही मतलब है जो तू सुन रहा वही है मतलब बच्चे। सर ऐसे कौन से धंधे हैं जहाँ पे जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है? हमने तो कुछ सुन रखा है 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख ऐसे कुछ लिमिट होती है। वो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है। अरे वो कंफ्यूजन नहीं है, वो तू आधा प्रोविजन जानता है। वो सेक्शन 22 की बात है। सेक्शन 22 में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपए का कुछ मैंडेट ऐसी बातें हैं। पर अभी तो सेक्शन 24 में मेरे बच्चे, सेक्शन 24 में इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर देखो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अच्छा सर थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ सर, पानी वानी पी लो। थैंक यू, तुम्हें इतना ध्यान रखा मेरा। तो सर ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनमें हमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? आओ, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट, पहला नाम देंगे, पहला वर्ड देंगे इसको, इंटर स्टेट को। इंटर स्टेट को पहला देंगे नाम, टैक्सेबल को, टैक्सेबल सप्लाई को दूसरा देंगे, ऑफ गुड्स को तीसरा देंगे। सर्विस का नाम यहां पे नहीं है। क्या बोल रहा है? अगर आपने राजस्थान में दुकान खोल रखी है और आपने दिल्ली में टैक्सेबल, दिल्ली में, राजस्थान में नहीं बोल रहा, दिल्ली में, तो इंटरस्टेट हो गई, टैक्सेबल सप्लाई बेच दी, ऑफ गुड्स, सर्विस की भी नहीं, गुड्स की, ये 3 चीजें हो गई। क्या क्या? इंटरस्टेट, टैक्सेबल सप्लाई, ऑफ गुड्स हो गई। तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली लॉजिक से वाइज बात करो तो सरकार बोल रही है तुम काफी बड़े आदमी हो, राजस्थान में बैठे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे ग्राहक दिल्ली तक फैले हुए हैं, तो क्या तुम छोटे आदमी हो गए? बिल्कुल नहीं, तुम छोटे आदमी नहीं हो। टर्नओवर अगर तुम्हारा कम है तो हो सकता है, हमको नहीं पता, तुम हो सकता है तुम टर्नओवर छुपा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, पर हम तो तुम्हें बड़ा आदमी मानेंगे और तुमको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी थोप देंगे। तो क्या क्या 3 चीज पूरी हो जाए? इंटरस्टेट, टैक्सेबल सप्लाई, ऑफ गुड्स। सर इसमें कुछ एग्जम्पशन है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एग्जम्पशन नहीं, सॉरी एक्सेप्शन। इसमें एक्सेप्शन है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। हैंडीक्राफ्ट वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बोलते सर पता है आपको, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तकला, हस्तकला का जो वैल्यू है, पूछ है उसकी, जो जहाँ उसकी डिमांड है वो अपने स्टेट से बाहर है। जैसे कि
तुम्हारा दोस्त कितना ही हीरा क्यों ना हो, तुम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, तुम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। दूसरे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। ऐसे हैंडीक्राफ्ट वालों ने बोला कि यार हमारे लोकल लोग तो हमारी चीज़ की वैल्यू ही नहीं करते। जैसे कि राजस्थान में बहुत सारा काम होता है किसका, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे पपेट शो, आमेर के यहाँ पे पपेट शो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फॉरेनर्स को बेची जाती है। हैंडीक्राफ्ट, मार्बल का हैंडीक्राफ्ट, बहुत कुछ यहाँ पे जयपुर में प्रिपेयर किया जाता है, किशनगढ़ से वगैरह वगैरह से आता है। तो जयपुर के लोग तो देख देख के थक चुके हैं, उनको ना तो इंटरेस्ट आ रहा है देखने में, ना खरीद रहे हैं उस चीज़ को। पर फॉरेनर आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं, वो उसको बहुत खरीद रहे हैं। तो हस्तकला वालों ने बोला, हैंडीक्राफ्ट वालों ने बोला, सर हमारा माल तो बिकता ही बाहर है, तो हम इंटरस्टेट भी माल बेचते हैं, टैक्सेबल कैटेगरी में भी आ रहा है और गुड्स में भी आ रहा है, तो हमको तो आपने जीएसटी नंबर लेने में मार दिया। हमारा तो, हम छोटे मोटे सप्लायर, देखो तो सर ही हमारी तरफ। तो सरकार ने फिर इनको क्या डाला, एक्सेप्शन कैटेगरी में डाला कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स में जो डील कर रहे होंगे उनको जीएसटी नंबर लेने की जब तक जरूरत नहीं है, जब तक वो 20 लाख 10 लाख, मतलब वो जब तक वो सेक्शन नंबर 22 की लिमिट में नहीं फॉल कर जाते, जब तक उनको कोई भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 24 में पहला ट्रांजैक्शन हम सीख गए हैं। क्या सीखा हमने सीखा इंटरस्टेट हो, टैक्सेबल तो सप्लाई हो, ऑफ गुड्स हो, तीनों चीज़ पूरी हो जाए तो हमें जीएसटी नंबर लेना नंबर मैंडेटरी हो जाता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एक्सेप्शन है। ठीक है सर। सर्विस का भी एक्सेप्शन है क्या? अरे सर्विस को जब मैंने डाला ही नहीं तो एक्सेप्शन में निकाल के बाहर को निकालूं? सर्विस को तो मैंने डाला ही नहीं ना, मैंने डाला ही सिर्फ किसको, गुड्स को, सिर्फ गुड्स को। ठीक है सर। सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको भी सरकार ने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में डाल दिया। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है, बंजारा, कभी यहाँ का कभी वहां का, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जहां एग्जीबिशन लिखती है, जहां लगता है माल बिक जाएगा, बस वहीं चला गया माल बेचने अपना। जैसे कि आपके रेफ्यूजीज कैंप लगते हैं, आपके नेपाली बाजार लगता है, सर्दियों में यहाँ आ गए, फिर मनाली चले गए, फिर कहीं चले गए, ठीक है, तो कभी राजस्थान में माल बेच देते हैं, कभी कहीं बेच देते हैं, कभी बेच देते हैं। और भी सर जयपुर में आपकी दिवाली के आसपास बहुत सारी एग्जीबिशन लगती है, तो क्या उस एग्जीबिशन में बाहर के लोग नहीं आते? बिल्कुल आते होंगे। कोई दिल्ली से आया होगा, कोई केरला से आया होगा, कोई एमपी से आया होगा। एग्जीबिशन जितने दिन की उसने उतने दिन अपना माल बेचा और फिर वापस से अपने राज्य में लौट गया। तो ये लोग क्या होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, जिनका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। तो सर इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में डाला क्यों? लॉजिक बताओगे बच्चों? देखो आज लास्ट बार लॉजिक बता रहा हूँ, पर लॉजिक बताने का टाइम मेरे पास रिवीजन क्लासेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉजिक ये है, इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में इसलिए डाला कि, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में, आप चैप्टर नंबर 11 में सीखोगे, इनको तो एडवांस में रजिस्ट्रेशन और लेना पड़ता है। मतलब दुकान लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन 5 डेज प्रायर रजिस्ट्रेशन ले लेना। इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में इसलिए डाला कि सरकार बोल रही है, भैया तेरा क्या अता पता है, तो एक तो हमारा आदमी नहीं है, दूसरे दुनिया से आया है, दूसरे राज्य से आया है और हमारे यहाँ माल बेच जाएगा। एक तो तू हमारा आदमी नहीं है और ऊपर से माल बेच के कब रफा दफा हो जाएगा पता नहीं। तो तेरे पे तो पूरा ट्रैक रखेंगे, कितने का माल बेच जाएगा, कितने का नहीं बेचेगा, हमको क्या पता। तो तेरे पे तो पूरा ट्रैक रखेंगे, तू तो भैया जरूरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ले लेना। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में सेक्शन नंबर 24 में कवर हो जाता है। ऐसे ही आपका इसका दूसरा भाई है, इसका ही एक सौतेला भाई और है जिसका नाम है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरआई। एनआरआई को भी क्या करना पड़ता है आपका, अगर बाहर राजस्थान से कोई आदमी दिल्ली गया है तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ, पर यूएस से आदमी कोई दिल्ली में माल बेचने आया है तो वो क्या हुआ, एनआरआई। सर एनआरआई भी बाहर माल बेचने आते हैं? अरे पक्का आते हैं, बाहर वालों को भी तो एक्सपोर्ट करना है इंडिया में, उनके तो एक्सपोर्ट ही है ना जब इंडिया में माल बेच देंगे। ऐसे हम भी बाहर जाते हैं, हांगकॉन्ग में, चेन्नई, अलग अलग देश में हम भी क्या लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, एग्जीबिशंस में अपनी स्टॉल लगाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं और माल बेचते हैं। ऐसे ही तो एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल एक्सपोर्टर बन के दिखाना है। मैं तो, मेरे तो किसी भी बच्चे को सीएमए पास करते सीएमए तक रुकना ही नहीं है, या तो उसको बनना है बहुत बढ़िया बिजनेसमैन। सर 3 इडियट देखनी है आपने? हाँ मैंने 3 इडियट देखी है। सर क्या सीखा उसमें सर सीखा कि बच्चे को अपनी इच्छा का करने देना चाहिए। अच्छा तो मेरे को ही सिखा रहे हो तुम हैं? अरे मैं तो तुमको बता रहा हूँ बस कि क्या है कि यहाँ तक रुकना मत, ये यहाँ तक ये मत सोचना कि बस हो गया अब तो। इसके बाद या तो तुम्हें बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनना है या फिर आपको एसएससी यूपीएससी पेपर देके बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की एक पद हासिल करना है। और अगर तुम्हारे लिमिटेशंस है, सर थक गए बस अब तो नहीं, या फैमिली में कोई दिक्कत है, तो फिर तुम्हारे पास तब भी एक अच्छी डिग्री आ जाएगी तो तुम रुक सकते हो। पर सीएमए तो मेरा हर एक बच्चा बन ही जाएगा। सर ठीक है, आपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बता दिया, एनआरआई भी बता दिया। आगे चलाओ आगे सर। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, यहाँ पे जिसको बाहर निकाला था
उसको कहीं पकड़ेंगे भी तो सही, अरे यार ये पैड एकदम ख़राब है, जिसको यहाँ बाहर निकाला था उसको कहीं पकड़ेंगे भी तो सही, तो उसको पकड़ लिया यहाँ पे। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, तो रेसिपेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, वो रेसिपेंट आदमी जिस पे आरसीएम चैप्टर एप्लीकेबल होता है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेके आपका टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलो। टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या है? ये तीन वो थे ना, HMT होटल अकोमोडेशन, जहाँ पे ना पति टैक्स देता है, मतलब ना सप्लायर, ना पति, ना पत्नी, कोई वो बीच में कोई तीसरा ही आ जाता है, वो टैक्स देके जाता है। सर ऐसा भी था क्या? हाँ बिल्कुल, तुम भूल गए यार, जहाँ पे ना सप्लायर टैक्स देता है ना रेसिपेंट टैक्स देता है, कोई तीसरा ही पर्सन पिक्चर में कूदता है और बोलता है मैं टैक्स भरूंगा। देखा ना, मैं लड़ूंगा शीतल से, ऐसे बोलता है वो, मैं टैक्स भरूंगा। ठीक है ना? कौन है सर ये तीसरा आदमी? ये तीसरा आदमी वही है, कौन सा? होटल अकोमोडेशन में आपका ओयो एयरबिनबी वाला, मिसलेनियस यूटिलिटीज में आपका ये यस मैडम अर्बन क्लैब वाला, और सी में HMT, टी में आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेज में ओला उबर वाला। मतलब सर थोड़ा सा लॉजिक ये है इस वो के पिक्चर में कूदने का लॉजिक ये है कि एक आदमी है सप्लायर, कौन? आपका होटल ओयो वाला मैं तो एक कमरा रेंट पे दे रखा, छोटा आदमी हूँ मैं, तो मेरे को लगा कि भैया आजकल ये ओयो एयरबिनबी के नाम के नए कॉन्सेप्ट आ गए, तो मेरा भी एक कमरा किराए पे खाली पड़ा था, तो मैंने किराएदार को ना देके एयरबिनबी वाले को दे दिया। पर मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे से GST की कंप्लेंसेस नहीं होंगे, तो सप्लायर मना कर रहा है। रेसिपेंट बोल रहा है कि एक दिन के लिए कमरा बुक किया था तुम्हारा है, एक दिन के लिए कमरा बुक किया था, मेरे को फंसा लोगे, GST रजिस्ट्रेशन में फंसा लोगे, तो रेसिपेंट देने से मना कर रहा है। तो सर टैक्स तो छोड़ देते ना, इस पर GST छोड़ देते सरकार। ई कॉमर्स वालों को तो सरकार छोड़ती नहीं है, ई कॉमर्स वालों को सरकार ऐसे देखती 1300 तो GST लेके रहेंगे, तो इसलिए वो को कुदा दिया पिक्चर में, ना सप्लायर मान रहा है ना रेसिपेंट मान रहा है, तो वो को कुदा दिया पिक्चर में कि भैया तू टैक्स देके चलेगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया है। तो ये है हमारा 9(5) वाला है, कोई तीसरा ही पर्सन जब पिक्चर में कूदता है और टैक्स आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करके चलता है। लास्ट क्या है सर? पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, हाउएवर फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सर्विसेज एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 10 लाख 20 लाख विल बी एप्लीकेबल। ई कॉमर्स ऑपरेटर पहले पढ़ते हैं एक बार, क्या है सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर? अभी तो ऊपर 9(5) बताया आपने, नहीं बच्चों, ई कॉमर्स ऑपरेटर के दो पार्ट हैं, एक तो 9(5), एक अदरवाइज। राइम बन गई ना, या तो 9(5) या एक अदरवाइज। अदरवाइज क्या है? जो भी अमेज़न पे इन जगह पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, जो भी अमेज़न वगैरह इन जगह पे रजिस्ट्रेशन कराता है और बोलता है मैं माल बेचूंगा, बहुत हो गया है। यहाँ से मेरे एक बच्चे ने अपने पापा को बोला, पापा आप मेरे को बड़ा नालायक बच्चे समझते हो? पापा ने कॉन्फिडेंस से बोला हाँ बिल्कुल समझता हूँ। ठीक है ना? बोले पापा मैं अपने ऊपर से टैग हटा के दिखाऊंगा नालायकपंथी का। बोले तू क्या करेगा ऐसा? बोलेगा एक तो मैं बहुत सारा पढ़ूंगा और देखो आपके बिजनेस को या फिर अपना एक नया बिजनेस खोल रहा हूँ उसको आगे लेके जाऊँगा। पापा ने बोला दुकान कहाँ से लेगा? बोले बिना दुकान के माल बेच के दिखाऊंगा। तो पापा ने पूछा कैसे? पापा ने ऐसे कैसे करेगा? तो उन्होंने आजकल अमेज़न है, आप नहीं जानते, आपने इतनी पढ़ाई नहीं करी, या फिर आपके ज़माने में ये ई कॉमर्स नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, ई कॉमर्स पे रजिस्टर होऊंगा और अपना एक पेन चश्मा कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा और बेचूंगा। आप बोले अच्छा ठीक है, प्रॉफिट कमा के देगा तो जानूँ। तो उस बेटे को जब भी ई प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो ई प्लेटफॉर्म वाला से क्या मांगेगा? GST नंबर मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि वो कंप्लायंसेस में लिख रखा है कि ई कॉमर्स पे जो भी आदमी माल बेच रहा होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, उसको सेक्शन नंबर 24 में क्या लेना पड़ेगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कल को तुमको लगता है कि मैं भी अमेज़न पे या फिर मिंत्रा पे या फिर फ्लिपकार्ट पे किसी ना किसी साइट पे अपना माल बेचूंगा, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं बेच के अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास तुम्हें आना पड़ेगा। सर आपके पास क्या, हम भी करना जानते हैं रजिस्ट्रेशन, अच्छी बात है, तुम सेल्फ पढ़ना नहीं जानते, कहीं तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी। ठीक है सर, ठीक है। तो ई कॉमर्स वालों को सरकार कभी नहीं छोड़ रही, या तो उसको HMT में पकड़ लिया या फिर उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है सर। आगे ओइडार क्या होता है? इसमें तो ऐसा है कि कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, भक्त जब पुकारेगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसे है कि ओइडार वो लोग होते हैं जो बाहर बैठे बैठे इंडिया में सर्विस दे देते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो ओला या उबर में से एक कंपनी बाहर की थी, शायद उबर बाहर की थी। उबर वाले ने क्या किया, इंडिया में सॉफ्टवेयर डाला और सर्विसेज देने लग गया
राइड बुक होती थी, पेमेंट बाहर चला जाता था। तो सरकार बोल रही है यार इससे तो हम चाह के भी जीएसटी ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि सप्लायर ही बाहर का है। तो सर आरसीएम बेसिस पे रेसिपेंट पे टैक्स लगा दिया होगा। हाँ बिल्कुल लगा दिया होगा, पर रेसिपेंट भी कई बार टैक्स पे करने से मना कर देता है, बोलता मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, इंडिविजुअल एक राइड बुक करी थी, क्या मेरे से आरसीएम बेसिस पे टैक्स ले लोगे? बात तो तुम्हारी सही है, तुमने ट्रांजेक्शन बिल्कुल एग्जांपल बातों बातों में सही उठा लिया। तुम बोल रहे हो मेरे को सर प्रैक्टिकलिटी सोच के तो देखो, तुमने अपने मोबाइल में उबर नाम से एक ऐप डाउनलोड करी, तुम्हें जाना है यहाँ से अपने दोस्त के घर, पता नहीं तुम्हारे दोस्त के घर तुम्हें इतना क्यों जाना होता है ना सर, जान है बस वो हमारी, ठीक है अच्छी बात है, अच्छी दोस्तियाँ होनी चाहिए। तो बस कंबाइंड स्टडी सब कुछ उसी के साथ हो रहा है, बाद में तो लाइफ पता नहीं टाइम देना दे, सब अपने अपने रास्ते। ठीक है सर, अभी तो तुम बहुत दोस्त के साथ टाइम निकाल रहे हो, तो हम उबर ऐप बुक करी है और दोस्त के घर जा रहे हैं पढ़ने, ये बस्ता देख लो सर, पढ़ने ही जा रहे हैं, मस्ती नहीं करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, तो अब जब तुमने उबर वाले से कोई 100 रुपये दे के कोई कैब बुक कर ली, तो वो पेमेंट कहाँ गया? 100 रुपये का फॉरन में चला गया, क्योंकि उबर वाला तो क्या है, बाहर का आदमी है, तुमने पेमेंट ऐप से ही कर दिया था। ठीक है, वैसे तो 95 में कवर हो जाता है, मेरे को पता है, पर मैं आगे बता रहा हूँ, मैं तो ओएडा बताना चाहता हूँ। तुमने पेमेंट कर दिया, वो चला गया, सरकार ने बोला हमको इस पर जीएसटी लगाना है। तुमने पूछा सरकार से क्यों? सरकार ने बोला ई कॉमर्स, अरे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा ना, जहाँ इंटरनेट बीच में आ जाएगा, हम पे जीएसटी नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर जीएसटी नहीं छोड़ेंगे। तो ओएडार वाला पे तो ऑनलाइन, नाम ही क्या है ऑनलाइन, इंटरनेट बीच में आता ही आता है यहाँ पे, तो हम इस पर जीएसटी नहीं छोड़ेंगे। तो तुमने बोला लो तो ले लो ना जीएसटी, सप्लायर से ले लो। तो सरकार, सप्लायर बोल रहा है वहाँ पे, जॉन बेटा जॉन की सपोज कर लो, जॉन की है उबर, जॉन बोल रहा है लेके तो दिखा, है सरकार, वो जॉन बोल रहा है सरकार को चिढ़ाते हुए, लेके तो दिखा। ठीक है, मैंने तेरे आदमी से, तेरे इंडिया के बंदे से, है ना, 100 रुपये प्लस 15 रुपये लिए थे, टैक्स के 15 रुपये ले लिए, तो मेरे से 15 रुपये निकलवा के दिखा, मैं तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हूँ, तेरी गवर्नमेंट का अधिकार चलेगा ही नहीं, तू मेरे को गिरफ्तार कैसे करेगा, तो कुछ भी कैसे करेगा। तो सरकार को समझ में आ गया कि बाहर बैठे हुए बंदे पे तो हमारी जोर चलेगा नहीं, तो बाहर तो सरकार ने तुम्हारी तरफ देखा कि तुमसे जीएसटी निकलवा लेते हैं, तुमको बोलते हैं कि 100 रुपये पे जो 15 रुपये दे रहे हो वो जमा हमारे को कराओ, गवर्नमेंट को कराओ, उसको मत दे देना, जॉन को मत दे देना, हमें कराना। तो तुमने बोला पागल हो गए हो क्या? है ए गवर्नमेंट पागल हो गए हो क्या? ए मोदी जी क्या हो गया? तो गवर्नमेंट बोले क्यों? बोले हम तो यार हमारे दोस्त के गए थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स पे करेंगे। सरकार बोल रही है हाँ आरसीएम पे करना पड़ेगा। तुमने बोला नहीं हो ही नहीं सकता। सरकार ने भी तुम्हारी बात समझी कि ना इस ट्रांजेक्शन में ना सप्लायर से लिया जा सकता है, ना रेसिपिएंट से लिया जा सकता है, पर टैक्स लेने की जिद्दी भी गवर्नमेंट ने छोटे बच्चे की तरह पकड़ रखी है। क्यों? क्योंकि सरकार ई कॉमर्स, जहाँ पे भी इंटरनेट आ रहा है वहाँ पे सरकार टैक्स छोड़ना ही नहीं चाह रही। सर क्यों नहीं छोड़ना चाह रही? लॉजिक में नहीं जा सकता बच्चे, मेन क्लास से पूछता तू मेरे से क्यों नहीं छोड़ना चाह रही, जब मैं बताऊंगा तेरे को क्यों नहीं छोड़ना चाह रही ई कॉमर्स पे, पर अभी तो बताता हूँ सरकार छोड़ना नहीं चाह रही। तो सरकार बोल रही है अरे फिर उसको किसको बोल रही है? उस सप्लायर को। तो देखो इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया में सेक्शन नंबर 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इस ड्राइव पे, इस सर्विस पे तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ओइडार, सप्लायर फ्रॉम अब्रॉड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। जिस बच्चे को कुछ समझ में आया अच्छी बात है, बाकी उसको समझ में आ जाएगा। कुछ कब समझ में आ जाएगा उसको? कुछ कब समझ में आ जाएगा? जब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई सीखेंगे, वहाँ पे भी ओइडार आएगा। ये दोनों पॉइंट वहाँ से मिक्स होके आते हैं। और जिसको कुछ नहीं आया उसके लिए जयराम जी के बच्चे, मैं कुछ नहीं कर सकता, दोबारा क्लास देख लेना, ये वाला भी चैप्टर और वो वाला भी चैप्टर। अब बता क्या करूँ? 4 बार समझाऊँ एक बात को? नहीं समझा सकता ना, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में नहीं समझा सकता, ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा रिवीजन क्लास का। बच्चों के पास टाइम कम है, पर बहुत कम टाइम में पेपर आने वाले हैं, तो उनको जल्दी कोर्स करना है। ठीक है सर, ये कौन होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टीडीएस, टीसीएस, ये कौन है? इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आज बच्चे याद कर ले, इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जब अपन कोर्स में, इस रिवीजन में ही के सेशन में जब आगे बढ़ेंगे, जब मैं बता दूंगा ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, टीडीएस कौन होता है, टीसीएस कौन होता है। अभी सिर्फ इतना बच्चे मेरे कहने से याद कर ले कि इन तीनों पर्सन को भी क्या करना पड़ता है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बोल हाँ कि ना? कहो हाँ सर हाँ। 2 सेक्शन सर हमें समझ में आ गए, सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 23 में आपने सिखाया हमारा जिन पर लोगों को बाहर निकाला। सेक्शन नंबर 24 में आपने सिखाया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। आओ सेक्शन नंबर 22 समझा दो। ड्यू टू टाइम की लिमिटेशन मैं तुम्हारी क्लास यहीं रोक रहा हूँ। सर इतनी कम पढ़ा के कोई बात नहीं ना, कोर्स पूरा करवाऊंगा रिवीजन लेक्चर में। टाइम मेरा 10:15 हो चुका है, मेरे को कहीं पे निकलना होता है। ठीक है, तो कल जितने भी रिवीजन लेक्चर चले जाएंगे, नंबर पे ध्यान मत दो, टाइम पे ध्यान मत दो। तुम्हारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में
शॉर्ट स्पैम में मैं तुम्हारा पूरा जीएसटी, सिर्फ पूरा आईडीटी, जीएसटी नहीं कस्टम भी तुम्हें पूरे इस रिवीजन लेक्चर में देके चलूंगा। आज के लिए इतना ही कि सेक्शन नंबर 23 किया, सेक्शन नंबर 24 किया। जिस मैं रिवीजन भी तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मेन क्लास हो, सही बता रहा हूँ, बस लॉजिक नहीं पढ़ा रहा, पर डिस्क्राइब और एक्सप्लेन उतनी अच्छे से कर रहा हूँ। तो जिस बच्चे ने शायद अब तक भी नहीं किया हो ना, वो अब भी हो, उसको प्रोसेस लेट होगी, वो 1.5 पे नहीं दे सकता मेरी क्लासेस, उसको 1 पे भी लेके रुकना पड़ेगा कि सर ने क्या कहा, पर वो भी मेरी रिवीजन लेक्चर से अपना पूरा का पूरा जीएसटी कवर कर सकता है। सेक्शन नंबर 22 करेंगे अपन कल। तो थैंक यू बच्चों, आपके सहयोग के लिए, क्लास लेने के लिए, यूट्यूब पे आपके प्यार के लिए, लाइक और कमेंट्स के लिए। कर दिए ना? बिल्कुल सर कर दिए। बाय बाय बच्चों।